किसी भाई साहब ने एक सवाल पूछा था कि कोई नया आइडिया आया आपके दिमाग में, तो उसको उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? मतलब उसको रियलिटी कैसे बनाते हैं? क्योंकि अभी वो नया है, आपने कभी किया नहीं, आइडिया आया बस। तो इसका एक एक बात मेरे दिमाग में आई, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी से रिलेट करता हूँ कि यार मैं कोई ऐसा एक्सपीरियंस बता सकता हूँ जो एक्चुअली हुआ। तो मैं था गुजरात में, ये बात है सन 2000 की शायद। ये हमारा यहाँ जो एपीवी स्कूल है, ये कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था। पता भी नहीं था कभी स्कूल होगा। क्योंकि मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहा था कि बिल्डिंग बनाओ, ज़मीन लो इत्यादि। मैंने कभी बनाया कहीं स्कूल होगा। अब उसमें अंदर क्या करना है, बस मेरा काम वो है, टीचर्स के साथ और बच्चों के साथ। तो मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा कभी मौका मिलेगा, लेकिन आइडियाज़ मैं इकट्ठे कर रहा था और बुक्स भी लिख रहा था। कुछ-कुछ बुक्स लिखी जा चुकी थी। डांस ऑफ द बी का मैन्युस्क्रिप्ट मैं लिख चुका था। लेकिन वो छपा बाद में, छपा वो 2002 में, और तब तक कुछ और आइडियाज़ आ गए थे, तो मैंने ज़रा बदला भी उसको। पर मैं गुजरात में था एक स्कूल में, और वहाँ मैंने देखा कि छोटे-छोटे जाल थे रस्सी के, जैसे उँगली के बराबर मोटी रस्सियाँ और उनके जाल, और वो था करीब 5-6 5-6 फीट ऐसे चौड़ाई में, और करीब 7-8 फीट ऊपर वो छोटे-छोटे जाल और ऐसे तिरछे में लगाया गया था, तो बच्चे इधर से चढ़ रहे थे। तो वो जाल इस तरीके से बने थे कि बड़े-बड़े छेद बीच में, और ऐसे गाँठें-गाँठें-गाँठें जैसे जाल होता है, तो ऊपर चढ़ने के लिए छोटे बच्चों के लिए। तो वो मैंने वहाँ देखा था, केवल देखा था थोड़ा दूर से कि बच्चे इस पे चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। अब जब एपीवी स्कूल शुरू हुआ, विधिवत तो 2004 में शुरू हुआ, तो ये बात होगी 2004 के ही एंड की या 2005 के बिगिनिंग की। नहीं, थोड़ा और बाद की बात है, ये बात है शायद 2006 के आसपास। तो उस समय 2 अंग्रेज़ थे हमारे साथ, कुछ-कुछ समय के लिए आए थे, और वो उनमें से एक बहुत इंटेंस था कि आनंद जी कुछ भी करना हो, तो कोई भी आइडिया आपका हो, तो मेरे पास कुछ पैसे भी हैं, और वो हो सकता है। मैंने कहा अच्छा भई, बताएँगे। तो अचानक मुझे वो जाल याद आया, तो उस अंग्रेज़ को मैंने बुलाया। मैंने कहा भई दूसरे अंग्रेज़ को भी बुला ले। दूसरा थोड़ा-सा सुस्त था, लेकिन वो इसके कहने से काम कर सकता था। तो मैंने उनको बताया भई ऐसा-ऐसा जाल बनाना है। अब तो उसके लिए रस्सी ला, तो रस्सी मिलेगी ऋषिकेश। ऋषिकेश यहाँ से 100 सवा 100 किलोमीटर होगा, और कुछ और भी सामान था। तो मैंने कहा जितने तेरे पास पैसे हैं, लेकिन ये प्रायोरिटी है, ये तो लाना ही लाना है। रस्सी और इसका जाल बनाना है, फिर आपको, बना दोगे? तो उसने पूरे कॉन्फिडेंस से बोल दिया कि हाँ, बना दूँगा। बनाया उसने, कभी नहीं था ऐसा जाल। तो ले आया साहब करीब 70-80 किलो
क्या पता 1 क्विंटल इतनी रस्सी, क्योंकि मैंने कभी हिसाब लगाया वो काफ़ी बड़ा बनाना है उसको, करीब 12-13 फीट चौड़ा और 15-16 फीट अ, ऊँचा। और जो छेद हैं वो बहुत बड़े-बड़े भी नहीं होने चाहिए, बच्चों के गिरने का भी डर हो सकता है। तो उसने हिसाब लगाया, उसने कहा ये फिर इतनी लंबी रस्सी होगी और उसमें तो एक पुरानी कोई रस्सी का टुकड़ा था, तो अंग्रेज़ लोग थोड़ा-सा ज़्यादा बारीक कैलकुलेशन करते हैं, उसने उसको तोल के और अंदाज़ लगा लिया कि लगभग कितना वज़न होगा वग़ैरह। ख़ैर आ गया, जाल तो आ गया, अब बनाया तो उसने कभी था नहीं। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, वो पूरे फ़ील्ड में उसको फैला के वो दोनों अंग्रेज़ मैं नहीं गया उनके पास, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि कैसे बनेगा। अब रस्सी भी आ गई थी, अब मैंने कहा भई मैं इनको बोलूँ कि भई मेरे को भी नहीं पता तो ये नाराज़ भी होंगे, आपने रस्सी भी मँगवा दी। तो ख़ैर उस अंग्रेज़ ने भी नहीं बोला था कि मुझे नहीं पता, नहीं तो शायद मैं तब तो मैं नहीं मँगाता। पर तीसरे दिन उसने कहा कि आनंद जी आप भी आएँगे? मैंने कहा मैं आऊँगा पर कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं कि प्रॉब्लम तो ख़ास नहीं है। मैंने कहा गाँठ ही तो मारनी है यार उन पे, कि गाँठ तो एक मेरे को पता है कि अंग्रेज़ी का जो 8 लिखते हैं, ऐसे वाली गाँठ मारनी है, ऐसे वाली और वो खिसकती नहीं है। तो मैंने कहा बस ऐसे-ऐसे गाँठें मार के और बना दे। तो ख़ैर मैं नहीं गया, 5वें दिन अ, उसको बात समझ आ गई और उसके बाद वो जाल बनना शुरू हुआ। मुझे भी बहुत हैरानी हुई जब वो पूरा जाल बन गया, बनने में कुछ दिन लगे फिर, वो लगे रहे उसपे। बाद में कहने लगा कि ये आपको कहाँ से पता चला? ये तो कि मैंने भी नहीं देखा किसी स्कूल में। मैंने कहा यार गुजरात के एक स्कूल में छोटा-सा था ये, इतना बड़ा नहीं था। फिर उसको लगाया, फिर जहाँ पे बड़े-बड़े पेड़ थे कि किसकी शाखा से किसको बाँधेंगे ऐसे करके और कई सालों चला, बच्चों ने इतना एन्जॉय छोटे बच्चे तो बस उसी पे रहते थे। बाद में स्कूल के बाद कुछ गाँवों से बड़े-बड़े इंटर कॉलेज के ऐसे आ जाते थे। अब हम भी नहीं होते थे उस समय स्कूल, उनके कारण वो टूट गया फिर। वो चढ़ने लगे उसपे बड़े-बड़े बच्चे तो फिर वो जल्दी टूट गया। लेकिन जितने साल वो रहा तो वो कमाल की चीज़। तो ये आइडिया था और रिस्क लेना पड़ता है, जब कोई नया आइडिया आपके मन में आए, तो थोड़ा रिस्क होता है कि इसको कैसे करें। अगर आप डर गए कि भई मेरे को तो आता नहीं है यार, तो क्या होगा, क्या नहीं होगा? लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा। मुझे भी नहीं पता था ये बन जाएगा और ये अंग्रेज़ को सचमुच आता होगा, मुझे भी डाउट था पहले। लेकिन ये है कि रस्सी आ जाएगी, तो देखेंगे। तो एक चीज़ इसमें ये है कि मटीरियल जब सामने होता है, मटीरियल दिखता है, तब आइडियाज़ आने शुरू होते हैं। मटीरियल है ही नहीं आपके पास, दिखे ही नहीं, तो तब तक बहुत मुश्किल है। आपको रोटी बनानी है तो कम से कम आटा दिखना चाहिए कि भई इससे रोटी बनती है। आपको पूरा नहीं भी पता पर आटा है और आपको पता है कि इससे बनती है रोटी, तो क्या करना पड़ेगा? तो आप दिमाग लगाओगे अगर आपको बिल्कुल नहीं पता, कभी नहीं देखा, लेकिन अभी आटे से तो सीधे तो तवे पे कुछ उसको गीला करना पड़ेगा इत्यादि। तो शायद धीरे-धीरे प्रैक्टिस करके ये हो जाएगा। अब ये चीज़ अ, इससे जुड़ी हुई कुछ और चीज़ें भी हुई। अब मेरे साथ तो हुई भई अब और लोगों का मुझे नहीं पता। छोटी-छोटी चीज़ों से बड़े-बड़े इनसाइट्स मिल जाते थे। तो ये भी मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। सर्दियों का टाइम था और मैं उन दिनों सुबह-सुबह घूमने जाता था। एक माचिस और एक छोटी-सी मोमबत्ती लेके स्कूल में। तो उन दिनों तो स्कूल
में बहुत ज़रूरत थी काम की, पर मैं सुबह एक बार घूमने जाता था और ध्यान में चक्कर लगाता था। मेरा ये मानना था कि इसकी वाइब्रेशन ठीक करनी है पहले। इस बिल्डिंग में ध्यान की वाइब्रेशन अ, तो एक तो हम ध्यान करेंगे ही, इसके अंदर रोज़ करने लग गए थे, वो तो है, लेकिन एक्स्ट्रा मैं जब जा ही रहा हूँ घूमने, क्यों ना मैं स्कूल के चक्कर लगाऊँ। वो मैं करता था, अब सर्दियों में उँगलियाँ जम जाती थी, बहुत ठंड है, तो वहाँ लकड़ियाँ थी आस-पास, सूखी बांज के पेड़ भी थे, तो कुछ गिरी हुई सूखी लकड़ियों को मैं उठा कर के तो एक दिन मैं आग जला रहा था, तो उस दिन रात को थोड़ा बारिश भी हुई थी शायद, पर कुछ लकड़ियाँ मैंने छुपा के रखी थी, बारीक-बारीक सूखी हुई। अब बाहर जो लकड़ियाँ थी वो गीली हो गई थी, तो पर सूखी हुई कम ही थी, तो कुछ मैं गीली वालों को भी ले आया। और जब मैंने जलाना शुरू किया तो घास भी थी कुछ सूखी, पहले मैंने घास रखी, घास के ऊपर बहुत पतली-पतली और सूखी लकड़ियाँ, उसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा मोटी, उसके ऊपर और, उसके ऊपर और नीचे से तब आग लगाई, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उन लकड़ियों ने आग पकड़ी। उसके बाद जब आग ठीक से जलने लगी तो जो थोड़ा-थोड़ा भीगी हुई थी लेकिन थी पतली, वो उनको मैं रखने लगा। उसके बाद जो मोटी थी मैं उनको भी रखने लगा। और मेरे मन में बात आई कि जब आग शुरू करनी है आपको, तो तब आपको मोटी लकड़ियाँ नहीं चाहिए, चाहे वो सूखी हुई भी कितनी हो, वो आग नहीं पकड़ेंगी जल्दी। उस समय बारीक लकड़ियाँ चाहिए आपको, एकदम बारीक और या तो घास हो और वो घास तुरंत खत्म भी हो जाएगी। वो बहुत ज़्यादा देर तक आपको सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन वो शुरुआत कर देगी। तो मैंने सोचा कोई नया प्रोग्राम है, जैसे हमारा स्कूल का ही था, तो पहले से बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आग नहीं पकड़ेंगे। मतलब अ, वो उनको तैयार होने में टाइम लगेगा, उनको पहले आग दिखनी चाहिए और वो आग दिखेगी कैसे, कौन तैयार है तुरंत अ, आग बनने के लिए, तो ये शायद एकदम नए लोग होंगे, एकदम रॉ जिनकी अ, जिनको कुछ नहीं पता, कोई किसी तरीके का ईगो नहीं है। जैसे घास है, बारीक-बारीक लकड़ियाँ हैं, ये फट से आग पकड़ लेती है और ऐसे ही हमारा प्रोग्राम शुरू भी हुआ। शुरुआत में लोग आए, तो 2 तो 8 ही पास थे, 2 टीचर्स हमारे ऐसे थे, 15-16 साल के एक लड़का और एक लड़की, दोनों काफ़ी काबिल, काफ़ी ब्रिलिएंट लेकिन 8 ही पास थे अभी। अब ये भी आ गए कि हम हाँ, मैंने कहा, "भई 8 पास हो तुम?" उनको मैंने चेक किया, मैंने कहा, "तुम्हारी हिंदी भी अच्छी है, गणित भी अच्छी है और छोटी कक्षाओं को तो 5 ही तक था पहले तो, 6, 7, 8 फिर हमने आगे बढ़ाया।" तो ये ये जो दूसरा इनसाइट है कि आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? नया आइडिया कहाँ से आता है? तो बहुत बार कोई एक चीज़ आप कर रहे हैं और उसको देख कर के कोई नया आइडिया आपको आ जाता है। अब बात चल ही रही है तो मैं एक और चीज़ शेयर कर देता हूँ इससे थोड़ा-थोड़ा रिलेटेड और ये उन स्टूडेंट्स के काम की चीज़ है जो जिनको लिखना पड़ता है परीक्षा में, जैसे लिटरेचर वाले, साहित्य वाले या और भी विषय, पर मैं साहित्य का उदाहरण ज़्यादा दूँगा क्योंकि मैं साहित्य का स्टूडेंट था, कि जब आप लिखें, अब आपका जो उत्तर है मान लीजिए कि 6, 7, 8 पेज, कभी-कभी इससे भी बड़ा हो सकता है, एसे टाइप जो होते हैं आंसर, तो जो एग्ज़ामिनर है, जो चेक करने वाले हैं, वो सारा नहीं पढ़ते, उनके पास टाइम नहीं होता। उनके पास जैसे मान लीजिए इतनी कॉपियाँ हैं, कुछ हज़ार, गर्मियों की छुट्टी है, वो सारी छुट्टी उस पे थोड़ी लगाएँगे। तो वो देखते हैं कि इसको यार 3-4 दिन में कैसे खत्म करें, बहुत तेज़ी से। अब आप क्या करें, कैसे लिखें कि वो आदमी नोटिस करे इसको?
तो वो नोटिस तब करेगा, एक तो बिगिनिंग आपका कुछ अलग प्रकार का हो, बिगिनिंग एकदम अलग प्रकार का होगा। और दूसरी बात जो एंड है, एंड पे भी उसकी नज़र पड़ती है। एंड जो है वो भी बहुत एम्फैटिक होगा और अनयूजुअल होगा। जिस तरीके से और लोग, जैसे मान लीजिए हिंदी का है, अ कोई ऐसे टाइप है और अंत में आपने ये लिखा कि अतः हम कह सकते हैं या हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, वगैरह, वगैरह। तो ये तो सभी लिखेंगे, ये तो सामान्य है ना। कुछ अलग, कुछ अलग। ऐसे ही जो बिगिनिंग है, वो बिल्कुल अलग। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ इसका, कि एक लेख मैंने पढ़ा किसी मैगज़ीन में, और ये था कि स्वर्ण मंदिर में, आपने खालिस्तान मूवमेंट सुना होगा, तो स्वर्ण मंदिर में वो लोग घुसे हुए थे। वहाँ उन्होंने अपना अड्डा बनाया हुआ था, जो माँग कर रहे थे कि नया देश चाहिए पंजाब, और वहाँ हथियार भी थे। और आर्मी ने एक बार कोशिश की तो उन्होंने, वहाँ लड़ाई हुई और कई जवान भी मर गए थे। तो क्योंकि उनके पास हथियार थे। तो इसके बाद फिर दोबारा से फिर फ़ौज गई और फ़ौज ने ज़रा काफ़ी सोच विचार करके, ख़ैर फ़ाइनली ये हुआ कि अ, जो अंदर जितने थे या तो मर गए या उन्होंने आत्मसमर्पण किया, और उनका खाना बंद कर दिया गया था कि ना वो बाहर आ सकते थे, ना अंदर जा सकते थे, ना उनके लिए कोई खाना लेके जा सकता था, तो अंदर तो खाना बनता नहीं था। तो वो कितने दिन रहते फिर बिना खाए-पिए, ख़ैर फ़ाइनली। तो अब ये जो राइटर है, ये वो सारा इतिहास लिखने वाला है कि कैसे-कैसे हुआ, इसके अंदर, वो सारी कहानी थी उस आर्टिकल में। तो मुझे नहीं था पता कि ये क्या लिखने वाला है, उसका टाइटल भी ज़रा अजीब था। लेकिन पहला जो पैराग्राफ है कि अ, ये पूर्णिमा, पूर्णिमा का चाँद अ, बहुत भव्य लग रहा था, और उसकी रिफ्लेक्शन नीचे झील में, स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ वो झील है ना, और उसका वर्णन, और दूर से चाँदनी रात में स्वर्ण मंदिर कैसे जगमगा रहा है, उसकी इतनी कमाल की जो सुंदरता का वर्णन। और फिर 3-4 लाइन के बाद, 5-6 लाइन के बाद, लेकिन एक बात अजीब थी, जैसे-जैसे हम नज़दीक जा रहे थे, कुछ अजीब-सी बदबू बढ़ रही थी। हम और नज़दीक गए तो बदबू और भी ज़्यादा थी, और बाद में जब हम मंदिर के अंदर गए तो तब पता चला कि वहाँ शायद ही कोई जगह बची हो जो कि गंदी नहीं हो। क्योंकि अब ये लोग जो अंदर फँसे हुए थे, टट्टी पेशाब कहाँ करते? तो जगह-जगह, जगह-जगह सारे मंदिर के अंदर गंदगी, गंदगी। अब जो गंदगी है वो सिम्बॉलिक भी हो गई। इतनी जो पवित्र जगह है, जहाँ हम प्रार्थना के लिए जाते हैं, वहाँ इन लोगों ने हथियार रखे हुए थे। तो अब आप सुंदरता का वर्णन पढ़ कर के और आगे बढ़े, तो अचानक वो शॉकिंग लगता है, दुर्गंध, और उसके बाद का जो वर्णन है, अगलीनेस। तो जो ब्यूटी है बाहर की, और अंदर जो अगलीनेस है, उसका कंट्रास्ट एक ही पैराग्राफ में, मतलब 12-15 लाइनों में ये सब, और इस सब से पूरी कहानी का मर्म भी समझ में आ गया कि भई इतनी सुंदर चीज़ का ये हाल कर दिया उन्होंने, इतना गंदा उसको बना दिया था। तो ये आपका जो बिगिनिंग है, और जो फ़िल्मों से आप ये क्लू लो। और अगर आप राइटर बनेंगे बाद में, अब साहित्य आपने लिया है मान लीजिए, तो लेखन कार्य तो करोगे ज़िंदगी में, करना चाहिए। तो ये एंड है, एंड भी बहुत कमाल का, और फ़िल्मों से क्लूज़ लो। अच्छी फ़िल्में जो हैं, तो उनकी प्रस्तुति कैसे होती है। जैसे लगान बहुत फ़ेमस हुई थी, आपने देखी होगी, लगान फ़िल्म। तो उसकी शुरुआत देखो कैसे होती है।
एक तो जहाँ नाम आते हैं ना, कि भई इसमें कौन-कौन किरदार हैं, कौन-कौन एक्टर्स हैं, उसके नाम के साथ जो इमेजेस हैं वो आप ध्यान से देखना, वो इमेजेस भी बहुत कुछ बोलती हैं। अच्छा, उसके बाद जब फ़िल्म शुरू होती है और ये अमिताभ बच्चन की आवाज़ आती है कि भई बारिश नहीं हुई वग़ैरह, उसके साथ जो दृश्य हैं, कोई मतलब कोई ऐसे ही डायरेक्टर होता है जिसको ज़्यादा पता नहीं होता, तो वो इमेजेस क्या पता इतनी यूज़ करता कि नहीं करता। अब एक आदमी बोल रहा है और क्या पता आदमी को भी दिखा देता, यहाँ आदमी की ज़रूरत नहीं थी, केवल आवाज़ है और वो आवाज़ जो बोल रही है, वो सारा पूरी कहानी भी है उसमें बहुत कम शब्दों में ये पूरी कहानी समझ आ जाती है और उसका मैप भी है। वो जब वो नाम वग़ैरह आते हैं लास्ट में एक सिक्का घूमता है अंग्रेज़ों का और वो सिक्का उस मैप के ऊपर और उस जगह फिर स्थिर होता है जहाँ की ये कहानी है, ये चंपानेर की। और उसके बाद तब ये बात आती है कि भई ये अंग्रेज कैसे राजाओं को बोलते थे कि हम तुमको भी बचाएँगे और तुमको भी बचाएँगे, उससे भी पैसे ले लेते थे, उससे भी और उसी तरह लगान, राजा लोग तो वसूल करते थे पर उससे ज़्यादा अंग्रेज लोग वसूल करते थे, कैसे-कैसे करके अंग्रेज़ों ने ये अपना साम्राज्य एस्टेब्लिश किया वगैरह। ये सारी कहानी बताते समय जो इमेजेस हैं उसमें, कमाल की है। तो यही लेखन में भी होना चाहिए कि जब आप शुरुआत करो, बिल्कुल नए प्रकार से करो और जो उसका एंड है, एंड भी बिल्कुल स्टीरियोटाइप्ड नहीं, बिल्कुल नए प्रकार का। और जब कोट करो किसी को, तो दोनों जगह से दोनों तरफ से ज़रा जगह छोड़ दो, उसमें तब नज़र पड़ती है एग्ज़ामिनर की। भई आपने यहाँ से यहाँ तक लिखा है, कॉपी इतनी बड़ी है आपकी, ऐसे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अब यहाँ पे आप कोट कर रहे हो कि इस फलाँ विद्वान के अनुसार और अब ये इतनी ज है तो आप इतने पे ही लिख रहे हो, यहाँ से थोड़ा स्पेस छोड़ के तो जब कोई एक ही लाइन भी आपको आती है किसी कविता की, उसको कोट कर रहे हो, तो उसको जगह छोड़ के करो। तो उसमें तब उनकी नज़र पड़ती है। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं, नया आइडिया है, उसको प्रस्तुत कैसे करें? एक नया आइडिया आता कहाँ से है? 2 आपके जो आइडियाज़ हैं, उन्हें आप कैसे प्रस्तुत करो कि उसमें नयापन आ जाए? ये 3 ये मैंने जो-जो बोला इसमें ये 3 बातें हैं, कि आपकी प्रस्तुति, ये परीक्षा इत्यादि में या जब आप कोई लेख लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख लिख रहे हैं, क्या पता फ़िल्म बना रहे हैं, तो ये बिगिनिंग आपका बहुत कमाल का होना चाहिए, सशक्त और एंडिंग, इस पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दो। भई बिगिनिंग है जो हमारे अटेंशन को ग्रिप करेगा। बिगिनिंग ही वीक होगा तो अब तो कई लोग तो बंद कर देंगे फ़िल्म को कि छोड़ो यार ये कुछ मज़ा नहीं आ रहा। बिगिनिंग एकदम आपकी आँखें फैल जाएँगी, अरे! अच्छा ये क्या बोलने वाले हैं आगे? ये। लेकिन हम फ़िल्म को नंबर तब देते हैं जब एंड हो रहा होता है। भई कैसी फ़िल्म है तो लास्ट का जो है, एकदम लास्ट का। तो अ, एक गुरुदत्त जी की फ़िल्म थी बहुत पुरानी अ नाम मैं उसका भूल गया जिसमें ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, वो कौन-सी फ़िल्म थी? उसमें ये कवि होता है। तो ख़ैर अब एक कोई तवायफ़ होती है, उससे इसका प्यार हो जाता है और वो बहुत इसकी अ, मदद करती है और उस तो फिर एंड में ऐसा लगता है कि ये मिलेंगे नहीं मतलब ये बिछड़ गए और वो जो तवायफ़ है, उसको बहुत बुखार होता है, ऊपर की मंजिल में कहीं होती है अपनी सहेली के साथ, बहुत डिप्रेस्ड और पूरी कहानी अभी ऐसी जगह पहुँच गई है कि ऐसा लगता है कि अब इनका मिलन तो होगा नहीं। उसके बाद अचानक उसको लगता है कि कोई है नीचे जैसे, इंतज़ार कर रहा है और वो खिड़की से देखती है और वो होता है, जो हीरो है गुरुदत्त। अब ये लास्ट मोमेंट तो लगता है कि अभी
है चांस, लेकिन ये जाती है भाग-भाग के उसके पास, अरे बोलता है मैं जा रहा हूँ। अभी भी सस्पेंस है, वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, अभी एकदम निराश हो जाती है। वो कहती है यही बोलने आए थे? और उसका लास्ट सेंटेंस होता है, तुम नहीं चलोगी मेरे साथ? और यहाँ से फिर दिखाते हैं उन दोनों को चलते हुए। तो ये जो अंत तक सस्पेंस है और जो लास्ट सीन है, कमाल का, मतलब दिल छू जाता है। आपका जो दिल है जो बस इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। दिल मतलब आपका टूट भी सकता है दर्शक का, क्योंकि वो सारा हम भी तो महसूस करते हैं ना। असली बात तो वही है, दर्शक कैसा महसूस करेगा। और ये जो लास्ट सेंटेंस उसका कि तुम नहीं चलोगी, तो ये प्रस्तुति की बात है, एंडिंग की बात। तो बिगिनिंग बहुत आपका इम्प्रेसिव हो, एंडिंग आपका बहुत कमाल का हो और सारी प्रस्तुति इस प्रकार की हो कि जिसमें नज़र पड़े। जो मैं बोल रहा हूँ जगह छोड़ के लिखो, उसपे नज़र कैसे पड़ेगी? अ, तो अभी इतनी बात करते हैं। इस पे कुछ और बाद में कभी बात करेंगे।